मिला टाइम्स में खुशामदीद। मालेगांव बम ब्लास्ट केस का जो फैसला आया है उस पर लगातार सवालात उठ रहे हैं और अब सिर्फ सवाल नहीं उठ रहा है बल्कि अब सबूत सामने आ गए हैं कि किस तरह इस फैसले के पीछे साजिश रची गई, हकीकी फैसला को बदला गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, गवाहों को तब्दील कर दिया गया और जो लोग असल मुजरिम थे, जिन लोगों ने इस दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया था, जिन लोगों ने मस्जिद के सामने जाकर बम ब्लास्ट किया था, उन सबको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ बचाया गया है और इस प्रोसेस पर अमल 2014 में ही शुरू हो गया था। और यही वजह है कि वही एनआईए जो इन तमाम मामलों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित को जिम्मेदार मान रही थी, इनके खिलाफ लगातार सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, उसी एनआईए ने साल 2016 में कह दिया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुकम्मल सबूत नहीं मिल सके हैं और इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई जवाज नहीं बनता और एक के बाद एक मुकदमे प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हटाए गए और फाइनली 31 जुलाई 2025 को फैसला आता है एनआईए की स्पेशल अदालत का, तो 7 कलीदी मुलजिम को बरी कर दिया जाता है। मैं इन तमाम को फिलहाल मुजरिम नहीं कहूँगा, जिस तरह गोदी मीडिया के ज़रिए कहा जाता है कि इल्ज़ाम हो, आरोप हो, तब भी उनको मुजरिम बता दिया जाए, क्योंकि अदालत ने इनको मुजरिम करार नहीं दिया है। ये सब आरोपी थे, मुलजिम थे और इनके खिलाफ अदालत ने माना कि जुर्म साबित नहीं हो सका। लेकिन जो सच्चाई सामने आई है, जो लोग इस केस के वकील थे 2014 से पहले, जो लोग गवाह थे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया है। एटीएस में जो अधिकारी थे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और अब सच्चाई सामने आने लगी है कि जैसे ही साल 2014 में सरकार बदलती है, हुकूमत बदलती है, तब से बाज़ाब्ता प्लानिंग की गई और सिलसिला शुरू हो गया कि कैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बचाना है, कर्नल पुरोहित को बचाना है, स्वामी दयानंद पांडे को बचाना है, मेजर रामेश उपाध्याय को बचाना है, दूसरे जो आरोपी थे उन सब को बचाना है, क्योंकि इन तमाम लोगों पर इस हमले के आरोप साबित होने का मतलब यह है, इन तमाम के मुजरिम करार पाने का मतलब यह है कि भगवा दहशतगर्दी बाज़ाब्ता प्रूफ हो जाती, आरएसएस का इस हमले से डायरेक्ट लिंक हो जाता और इस पर रोक लगाना था, इसको बचाना था, कई बड़े वाक़यात का खुलासा यहाँ से शुरू हो जाता। इसलिए एनआईए ने 2016 से ही अपनी तफ्तीश का रुख बदल दिया और कहा कि इन तमाम के खिलाफ मुकम्मल सबूत नहीं मिल सके और उसके बाद जो ओरिजिनल सबूत थे, जो ओरिजिनल डेटा था, वो सब अदालतों में पेश नहीं किया गया। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस मामले में एनआईए की सरकारी वकील थी रोहिनी सालीन, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना है कि सरकार ने मुझ पर उसी ज़माने में एनआईए के ज़रिए दबाव बनाया था कि मैं हल्का हाथ रखूं, मैं ओरिजिनल सबूत को पेश न करूं और जिन लोगों पर इस हमले का आरोप है उन सबको बचाया जाए। और रोहिनी सालियन को यह आदेश मिलता है साल 2015 में। 2014 में हुकूमत बदल चुकी थी, महाराष्ट्र की सरकार भी बदल गई थी और बीजेपी के हाथों में सेंटर और स्टेट दोनों जगह का इक़्तिदार आ चुका था। रोहिनी सालिन ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए यह भी कहा कि सभी को पता था कि इस केस का क्या नतीजा सामने आएगा, किस तरह का फैसला सामने आएगा, क्योंकि अगर आप सच्चे सबूत अदालत के सामने पेश नहीं करेंगे तो फिर एक अलग नतीजा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जिन लोगों ने अदालत में सबूत पेश किए हैं उन लोगों में से मैं नहीं हूं। रोहिनी सालीन को हटाकर उनकी जगह जिसने वकालत शुरू की थी एनआईए की अदालत में, उनका नाम था अविनाशा सारना, तो इन्होंने आगे मुकदमा की पैरवी शुरू की और जो सच्चाई के साथ रोहिनी इस मुकदमा की पैरवी कर रही थी उनको हटा दिया गया। उसके अलावा जो पहले से गवाह मौजूद थे उन गवाहों को हटा दिया गया और एनआईए ने 2015 के बाद अदालत में कहा कि एनआईए ने इससे पहले जो सबूत पेश किया था, जो डेटा जमा किया था, वो तमाम के तमाम झूठे, हकीकत के ख़िलाफ़ है और अब एनआईए के ज़रिए जो गवाह पेश किए जाएंगे, जो सबूत पेश किया जाएगा, वो अहम है। और मतलब साफ़ है कि एनआईए ने बाद में अपने सबूतों को छेड़छाड़ करके पेश करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये है कि तमाम लोग अब बरी करार दिए गए हैं। इस केस में एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है
है और ये इंकशाफ किया है साबिक ATS ऑफिसर महबूब मजोरा ने। महबूब मजोरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करने का आदेश था। मोहन भागवत तक से मालेगांव बम ब्लास्ट का लिंक जुड़ चुका था और जब उन्होंने इस पर अमल करना शुरू किया तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और उनको इस मुकदमे से अलग कर दिया गया। महबूब मजोरा ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए उनकी इस बात को। फरारी आरोपी थे, अब्सकॉन्डिंग आरोपी थे, उनका तपास मेरे तरफ था। मतलब संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रा, ये दो उसके अंदर अब्सकॉन्डिंग एक्यूज थे, उनके बारे में मेरा तपास था। उसके अलावा आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। ATS के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे ये ATS के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में या रामजी कलसंग्रा, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। महबूब मजोरा ने वाज़े लफ्जों में कहा कि मोहन भागवत तक से इसका लिंक था, मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश था। आप जानते मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत आज के हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है। मोहन भागवत RSS का सरबराह और चीफ है, जिसको सरसंचालक कहा जाता है उनकी इस्तिलाह में, और BJP RSS की एक पॉलिटिकल विंग है। BJP जैसी दसियों विंग या ऑर्गेनाइजेशन है RSS की, और इन
तमाम को लीड करते हैं मोहन भागवत। तो मोहन भागवत के पास भले ही कोई देश का ऑफिशियल ओहदा न हो, लेकिन देश को चलाने का काम मोहन भागवत कर रहे हैं। देश का वज़ीर आज़म कौन है, देश के वज़ीर आज़म को क्या करना है, ये फैसला मोहन भागवत की ऑफिस से होता है। बीजेपी का सदर कौन बनेगा, बीजेपी की हुकूमत बनती है तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये फैसला मोहन भागवत करते हैं। तो मोहन भागवत के तार जुड़ गए थे मालेगांव बम ब्लास्ट से, ये महबूब साहब कह रहे हैं, और इनको गिरफ्तार करने का आदेश था। तभी आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह ने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, इनको जेल में बंद कर दिया, इनको रिहाई मिल गई और अब इन्होंने पूरी सच्चाई बयान की है। इस मामले में जो और दो सबसे बड़ा नाम है वो है रामजी संगरा का और संदीप धागे का। जो सच्चाई सामने आई है, बीबीसी ने भी रिपोर्ट शाया किया जिसमें बताया गया कि मालेगांव में जिस चौक पर बम ब्लास्ट हुआ था वो मुस्लिम एरिया, भीड़ भाड़ का एरिया, रमज़ान का महीना, तरावी की नमाज पढ़कर मुसलमान निकल रहे हैं। अचानक स्कूटी से बम ब्लास्ट होता है और उस बम ब्लास्ट में 6-7 मुसलमानों की मौत हो जाती है, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो जाते हैं। और जब पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की तो पता चला कि जिस स्कूटी का बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था उस स्कूटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरएसएस की मेंबर है, आरएसएस से उसका ताल्लुक़ है। उसके अलावा जब आगे इस केस की जो तफ्तीश हुई, इस पूरे मामले की जो सच्चाई सामने आई, तो श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का नाम सामने आया जो आर्मी का ऑफिसर था। उसके अलावा स्वामी दयानंद पांडे का नाम सामने आया जो अपने आप को एक पुजारी और संत मानता है। उसके अलावा मेजर रिटायर्ड रामेश उपाध्याय का नाम सामने आता है जो रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर है। अजय राखीरा का नाम सामने आता है, समीर कुलकर्णी का नाम सामने आता है, राजेंद्रा चौधरी का नाम सामने आता है, इसी तरह सुधाकर चतुर्वेदी का नाम सामने आता है। इन सब के अलावा दो और मुलजिम था जो लगातार फरार था और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। उसमें एक नाम है रामजी संगारा का और दूसरा नाम है संदीप धागे का। कहा गया, बताया गया कि इन्हीं दोनों ने भीखा चौक पर मालेगांव में ला करके उस स्कूटी को रखा था जिसमें बम था और फिर बम ब्लास्ट हुआ। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, इंदौर में मीटिंग हुई, उज्जैन में मीटिंग हुई, पुणे में मीटिंग हुई और फिर मालेगांव को टारगेट किया गया क्योंकि मालेगांव मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा तकरीबन 90% मुसलमानों की आबादी है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट ने माना कि इसके अलावा भी देश में कई सारे बम ब्लास्ट हुए, कई हमले हुए जिन सब के तार आरएसएस से जुड़ रहे थे, अभिनव भारत से जुड़ रहे थे, इन तंजीमों से जुड़ रहे थे। और आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी थी 2004 में और 2006 आते आते देश में सीरियल बम ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई में 2006 में लोकल ट्रेनों में हमला होता है, इसी तरह मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस में हमला हुआ, उसके अलावा 26/11 का हमला होता है। तो पूरे देश में कई जगहों पर हमला हुआ, अजमेर में हमला हुआ, हमलों की एक नई सीरीज शुरू हो गई और इन तमाम हमलों में नाम आता था सिमी के अरकान का, इंडियन मुजाहिदीन का, लश्कर तैयबा का, पाकिस्तान का। और हकीकी मुजरिम कौन है, किसने हमला किया, ये हमला कैसे हुआ, इनके पास हथियार कैसे पहुंचे, इस पर कोई भी तफसील सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जब मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ और उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आता है, संघ परिवार का लिंक जुड़ गया, तब पता चला कि इन तमाम हमलों के पीछे मुसलमान नहीं थे या मुस्लिम तंजीमों का नाम नहीं था, बल्कि इस तरह के हमले अंजाम दे करके मुसलमानों को फंसाया जा रहा था, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, मुसलमानों को देश में दहशतगर्द कम्युनिटी करार देने का पूरा सोचा समझा एजेंडा था जिस पर ये लोग हमले करके अमल कर रहे थे। लेकिन मालेगांव बम ब्लास्ट से सच्चाई सामने आ गई। उसके बाद मुंबई में जब 26/11 का हमला होता है, पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्दों ने पूरे मुंबई को यरगमाल बना लिया, मुंबई जैसा शहर थम गया और उस हमले में हेमंत करकरे की शहादत हो जाती है जो इस पूरे मामले की, मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच कर रहे थे और लगातार हेमंत करकरे कड़ियों को जोड़ रहे थे कि किस तरह अब तक देश में जो बम धमाके हुए हैं उन धमाकों के पीछे संघ परिवार का हाथ था। उसके बाद उन लोगों ने मजीद सबूत
सबूतों के साथ बताया कि 26/11 में भी देश की कई बड़ी तंजीमों का हाथ था। मशहूर सहाफ़ी अजीज़ बर्नी ने तो बाज़ाब्ता एक किताब लिखा, 26/11 क्या आरएसएस की साजिश थी। बाद में अजीज़ बर्नी को राष्ट्रीय सहारा से हटा दिया गया, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, उनके हाथ पांव को एक तरह से बांध दिया गया। बाद में अजीज़ बर्नी को वजाहत भी अपनी किताब के बारे में देनी पड़ी। उसके बाद सरकार बदल गई, 2014 आ गया और जो तफ्तीश चल रही थी, जो सच्चाई बयान की जा रही थी, पूरी हकीकत पर पर्दा डाल दिया गया। तो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो केस है वो उतना आसान नहीं जिस तरह अब बताया जा रहा है। और अमित शाह ने जिस तरह दावा कर दिया कि कोई भी हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता, फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि भगवा न पहले दहशतगर्द था, न आज है, न कल होगा। इस तरह के तमाम बयानात बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे कौन लोग थे, कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, कौन लोग मुलव्विस थे और क्यों इस फैसले को लोग बहुत अहमियत की निगाह के साथ देख रहे हैं और बार बार इस पर तबसरा किया जा रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछा महाराष्ट्र की सरकार से एक सवाल के महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि लोकल ट्रेन में जब बम धमाका हुआ और चंद दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम मुसलमानों को बरी कर दिया है जिनके ऊपर अदालत ने फैसला सुनाया था मौत का या फांसी का, उम्र कैद का। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो उसे चैलेंज करेगी, चैलेंज कर भी दिया गया। तो क्या इस फैसले को भी महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी फैमिली के लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है उस पर हमें भरोसा नहीं है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती, इसलिए हम खुद अदालत जाएंगे और अपने तौर पर इस पूरे मुकदमा की पैरवी करेंगे। अलमिया यह है कि जब मुसलमानों का मामला आता है तो देश की अपोजिशन पार्टी भी चुप हो जाती है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी जैसी पार्टियों का भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इन सबको लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि मालेगांव बम ब्लास्ट के मुलजिम और मुजरिम अगर ये सब लोग नहीं, इन तमाम सातों को अदालत ने बरी कर दिया, तो फिर किसने हमला को अंजाम दिया, किसने इतनी बड़ी साजिश रची? क्योंकि इस साजिश में कई अहम लोगों का नाम आता है। कर्नल पुरोहित का नाम आ गया जो आर्मी का ऑफिसर था और ऑन ड्यूटी था। रिटायर्ड मेजर का नाम सामने आ जाता है जो आर्मी से रिटायर था। और इन सब लोगों ने मीटिंग की थी। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा था जिसको छुपाया गया है। और अमित शाह ने फैसला आने से एक दिन पहले ही कह दिया था कि हिंदू कभी भी दहशतगर्द नहीं होता, आतंकवादी नहीं होता। इस पर भी सवाल उठ रहा है कि अमित शाह को एनआईए की अदालत के फैसले के बारे में एक दिन पहले कैसे मालूम हो गया। 30 जुलाई को ही अमित शाह ने पार्लियामेंट में बात बोल दी, जबकि फैसला 31 जुलाई को आया है। तो क्या उनको मालूम था फैसला क्या आएगा या फिर ये फैसला स्क्रिप्टेड था? ये सवाल उठ रहा है और इस सवाल का कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।